हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 38 है, जिसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कंटिन्यूड। इसके अंदर सबसे पहले है द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि इंक्रीज होना क्वांटिटी में गुड्स और सर्विस की जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो इकोनॉमी का लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर इंक्रीज होना। और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है इसको परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि शो करता है रेट ऑफ चेंज एक कंट्री की जीडीपी के अंदर, और टिपिकली एक साल से दूसरे साल तक। उसके बाद है एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको आउटपुट गैप या जीडीपी गैप कहा जाता है। तो अब आपके सामने यहाँ पर ग्राफ के जरिए दिखाया जा रहा है एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी के अंदर फ़र्क, इन दोनों के दरमियान फ़र्क होता है। पोटेंशियल जीडीपी एक तरह से मैक्सिमम जीडीपी है, इससे ज़्यादा एक्चुअल जीडीपी नहीं हो सकती। तो सपोज करें कि पोटेंशियल जीडीपी जो है वो PPF1 है, जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है PPF1 का। तो अगर ये पोटेंशियल जीडीपी है तो एक्चुअल जीडीपी या तो डी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है और इवन के ए भी हो सकता है। और अगर ए होगी एक्चुअल जीडीपी अगर ए होगी तो इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल जीडीपी से कम है। और अगर PPF1 से PPF2 हो जाता है तो इस जीडीपी अगर PPF1 से PPF2 पे आई थी तो इसका मतलब ये कि पोटेंशियल जीडीपी में इजाफा हो रहा है। अगर ए से बी की तरफ शिफ्ट होता है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअली इजाफा हो रहा है अगर ए से बी की तरफ, तो इसका मतलब ये कि एक्चुअल जीडीपी में इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर बी से ई की तरफ अगर हम देखें, ऐसा कुछ देखने में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि पोटेंशियल जीडीपी के अंदर इजाफा हो रहा है। उसके बाद है फिर ट्रेडिशनल थिंकिंग अबाउट ग्रोथ। जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है ग्रोथ के बारे में वो क्या है? ट्रेडिशनल जो व्यू है उसके मुताबिक जीडीपी के अंदर इजाफा होता है, इस वजह से इजाफा होता है फैक्टर्स के अंदर इजाफा होने की वजह से। और वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब आपके सामने ट्रेड साइकिल का ग्राफ दिखाया जा रहा है। ट्रेड साइकिल में एक तरफ नेशनल आउटपुट और एक तरफ टाइम है। वाई एक्सिस में नेशनल आउटपुट और एक्स एक्सिस में टाइम है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है, जो पोटेंशियल आउटपुट है उसमें इजाफा होता जा रहा है, जबकि जो एक्चुअल आउटपुट है उसमें फ्लक्चुएशंस देखने में आ रही हैं। 1 जो है वो है अप टर्न, और 2 जो है वो है बूम, 3 जो है वो पीकिंग आउट है और 4 जो है वो स्लो डाउन है, रिसेशन है या फिर स्लम। उसके बाद है नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। ये दोनों जीडीपी जो है इनके अंदर फ़र्क है। नॉमिनल से मुराद वो जीडीपी होती है जो जीडीपी एट करंट प्राइस होती है, और रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होती है। अगर इसकी एग्जांपल समझी जाए तो इसकी एग्जांपल पहले भी आ चुकी है। सपोज एक इकोनॉमी के अंदर 1000 व्हीकल्स, गाड़ियाँ बनती हैं, तो 1000 एक साल के अंदर बनी, दूसरे साल के अंदर भी 1000 ही बन रही है। अब क्या हुआ कि जो प्राइस है उसके अंदर इजाफा हो गया है इन्फ्लेशन की वजह से, तो जो नॉमिनल जीडीपी थी उसके अंदर भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि उनकी प्राइस के अंदर इजाफा हो रहा है। इस वजह से जो उनकी वैल्यू है वो बढ़ गई, मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ गई 1000 गाड़ियों की। लेकिन क्या हुआ कि नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ रही है महंगाई की वजह से। लेकिन जो रियल जीडीपी है वो वही की वही रही, क्योंकि पिछले साल भी 1000 प्रोड्यूस हो रही थी गाड़ियाँ, इस साल भी 1000 प्रोड्यूस हो रही हैं। तो रियल जीडीपी तब बढ़ती जब गाड़ियों की प्रोडक्शन के अंदर इजाफा होता। तो ये फ़र्क है नॉमिनल और रियल जीडीपी के दरमियान। और इसके दरमियान जो एक रिलेशन है वो आपके सामने यहाँ एक फार्मूले के अंदर मौजूद है, नॉमिनल और रियल जीडीपी के दरमियान रिलेशन के। रियल जीडीपी बराबर होती है नॉमिनल जीडीपी में से जब हम इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। जब इन्फ्लेशन निकाल दिया तो नॉमिनल और रियल जीडीपी दोनों बराबर हो गई। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दी गाड़ियों वाली, वो जो 1000 गाड़ियाँ एक साल भी प्रोड्यूस हुई, दूसरे साल भी प्रोड्यूस हुई, मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ गई इन्फ्लेशन की वजह से। जब इन्फ्लेशन को माइनस करेंगे तो वो दूसरे साल की वही वैल्यू आ जाएगी गाड़ियों की जो पिछले साल थी, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद है फिर एग्रीगेट जीडीपी वर्सेस पर कैपिटा रियल जीडीपी। तो इनके दरमियान भी फ़र्क है, एग्रीगेट जीडीपी और पर कैपिटा रियल जीडीपी। तो जो एग्रीगेट जीडीपी होती है वो तो ये होती है कि जो टोटल इकोनॉमी की जो टोटल इनकम होती है, या सम टोटल होता है जितनी भी इनकम होती है इकोनॉमी के अंदर एक गिवन पीरियड, यूजुअली एक साल में, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट जीडीपी। और जो जीडीपी पर कैपिटा रियल जीडीपी होती है, इसको कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को डिवाइड किया जाता है जो पॉपुलेशन होती है।
जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को जब हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से उस कंट्री की, तो हमारे पास पर कैपिटा रियल जीडीपी आ जाती है। अब ग्रोथ जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है ग्रोथ। सो जब हायर ग्रोथ रेट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हायर नेशनल इनकम होती है उस कंट्री के लिए और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होता है ऑन एवरेज। एक एवरेज शख्स का भी जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। ये नहीं कि सिर्फ अमीरों का लिविंग स्टैंडर्ड, बल्कि हायर ग्रोथ रेट से एक एवरेज पर्सन का भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बताए। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अगर हम देखें तो इससे क्या होता है कि उनके दोबारा री इलेक्ट होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग फिर दोबारा उन्हीं को ही इलेक्ट करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर तो खैर एक अजीब व गरीब सिस्टम है, लेकिन जो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं डेमोक्रेटिक, तो वहाँ पे यही होता है कि लोग इसी वजह से री इलेक्ट करते हैं जब वो देखते हैं कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है उनके कंट्री की, तो ऐसे ही रूलर्स को वो दोबारा री इलेक्ट करते हैं। तो दोनों का ही फ़ायदा होता है इसमें, आवाम का भी फ़ायदा होता है ग्रो होने से इकोनॉमी, और जो रूलर्स होते हैं उनका भी फ़ायदा होता है। उसके बाद फिर हाउ पर कैपिटा ग्रोथ रेट्स रिलेटेड टू दी एग्रीगेट ग्रोथ रेट इन एन इकोनॉमी डिफाइनिंग जीडीपी ग्रोथ रेट। सो वाई जो है स्मॉल वाई वो बराबर है कैपिटल वाई डिवाइड बाय एल के, यानी कि कैपिटल वाई है टोटल जीडीपी, एल जो है वो है पॉपुलेशन, और स्मॉल वाई है पर कैपिटा जीडीपी। सो दोनों साइड्स पे हम लॉग लेंगे तो उसके बाद आ जाएगा एल एन स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू एल एन कैपिटल वाई माइनस एल एन कैपिटल एन। और अब हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डेरिवेटिव लेने के बाद 1 मल्टीप्लाई बाई डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई वाई। असल में यहाँ पे वाई है वो आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें मिस्टेक हुई हुई है इसमें इस वजह से, और ये बराबर है डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई कैपिटल वाई माइनस डी वाई ओवर डी एल डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई कैपिटल एल के। और असल में ये जो है जी वाई इज इक्वल्स टू जी कैपिटल वाई माइनस जी कैपिटल एल के है, यानी कि ग्रोथ रेट जो है पर कैपिटा इनकम का वो बराबर है ग्रोथ रेट ऑफ टोटल आउटपुट में से जब हम माइनस करेंगे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को। अब है आपके पास रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन फिगर्स। कुछ फिगर्स आपको हिस्टोरिकली जो फिगर्स हैं, यानी कि हिस्ट्री से कुछ फिगर्स आपको दिखाई जानी है कंपैरिजन के लिए। और ये जो फिगर्स हैं ये हैं रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की। सो 1999 और 80-70 से लेकर 1999 का रेशियो यहाँ पर है और एनुअल ग्रोथ है। सो पहला कंट्री है जापान, इसके अंदर जो रेशियो है वो है 100 टाइम्स। जो एक्सपेंशन हुआ वो हुआ 100 टाइम्स, और जो ग्रोथ रेट रहा वो रहा 3.7। यूएस के अंदर एक्सपेंशन रहा 66 टाइम और एनुअल ग्रोथ रेट रहा 3.4। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 43 टाइम्स और एनुअल रेट रहा 3.1%। स्वीडन में 33 टाइम्स और 2.8% ग्रोथ रेट। फ्रांस के अंदर 15 टाइम्स और ग्रोथ रेट 2.2%, और 10 टाइम्स जो है वो यूके के अंदर और 1.9% ग्रोथ रेट। उसके बाद है रियल जीडीपी पर कैपिटा फिगर्स। इसके अंदर जापान के अंदर 27 टाइम्स और एनुअल ग्रोथ रेट 2.7। यूएस के अंदर 10 टाइम्स 1.8 ग्रोथ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 टाइम्स 1.2 एनुअल ग्रोथ रेट। स्वीडन के अंदर 14 टाइम्स और 2.2 जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट। फ्रांस के अंदर 10 टाइम्स और 1.9 एनुअल ग्रोथ रेट। यूके के अंदर 5 टाइम्स और 1.3 जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट। और अब जो है वो पाकिस्तान का है ग्रोथ रेट स्टैटिस्टिक्स जब से पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की है। सो इसके अंदर एराज हैं 60s 70s 80 और 90s के 4 एराज हैं। सो इसके अंदर जो एग्रीगेट रियल जीडीपी की परसेंटेज है वो है 6.7 60s के अंदर, फिर है 4.8, फिर है 6.4 और फिर 4.7। और जो रियल कैपिटा रियल जीडीपी है पर कैपिटा रियल जीडीपी वो है 4%, फिर 1.7%, 3.3 और आखिरी साल 2%। और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट रहा है वो रहा है 2.7%, फिर दूसरे साल जो दूसरा आपको डेकेड दिखाया गया उसके अंदर रहा है 3.1, फिर 3.1 और आखिर में 2.7। और ये जो डेटा लिया गया है ये लिया गया है जैदी की जो बुक है इशूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी, अकबर जैदी की बुक से लिया गया है और ये आपकी रेकमेंडेड बुक में से है। अब आपके सामने लिंक है ग्रोथ के दरमियान और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके दरमियान कुछ एक लिंक दिखाया जा रहा है। तो पहला है कैपिटल।
सो अगर कैपिटल के अंदर इजाफा होता है तो इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है जो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट होता है कैपिटल के अंदर इजाफे की वजह से। उसके बाद है फिर कैपिटल डीपनिंग। कैपिटल डीपनिंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेबर रेशियो के अंदर इजाफा होना, यानी कि जो कैपिटल पर वर्कर है उसके अंदर इजाफा होना, कैपिटल पर वर्कर के अंदर इजाफा होगा। और उसके बाद फिर कैपिटल वाइडनिंग, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कैपिटल स्टॉक जो है वो इंक्रीज होता है सेम रेट से, उसी रेट से जो लेबर फोर्स का रेट होता है। सो कैपिटल पर वर्कर तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन कैपिटल स्टॉक के अंदर भी इजाफा होता है जैसे जैसे लेबर फोर्स के अंदर इजाफा होता है। और उसके बाद आता है फिर लेबर। अब लेबर की बात की जाती है तो ह्यूमन कैपिटल की बात की जाती है, इंसानों की बात की जाती है। लेबर भी बहुत मैटर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और लेबर के अंदर लेबर की क्वांटिटी भी मैटर करती है और उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। एक तरफ क्वांटिटी होना काफ़ी नहीं होता लेबर की, उसकी क्वांटिटी भी होता है। अब पाकिस्तान के अंदर लेबर की क्वांटिटी तो बहुत है लेकिन नहीं है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन मौजूद नहीं है और जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होता है वो भी उनके पास मौजूद नहीं होता। और उसके बाद है फिर लैंड। लैंड की अगर बात की जाए तो लैंड के अंदर पाकिस्तान जो है एक एग्रेरियन कंट्री है जहाँ पर लैंड काफ़ी मैटर करती है। और जापान और कोरिया हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिन्होंने अपनी स्केर्स लैंड को बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल किया। और कोरिया के अंदर यहाँ पर साउथ कोरिया की बात हो रही है, नॉर्थ कोरिया की बात नहीं हो रही। नॉर्थ कोरिया तो एक काफ़ी नोटोरियस कंट्री है। उसके बाद है फिर रॉ मटेरियल। सो अगर स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का उसके अंदर इजाफा होता है तो इकोनॉमी जो है वो प्रोड्यूस करेगी ज़्यादा आउटपुट को, और उससे क्या होगा कि वो इंक्रीज करेगी ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट को। और आखिर में है फिर टेक्निकल नॉलेज। सो अगर जो है वो टेक्निकल एडवांसमेंट होती है तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी और जो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट है उसके अंदर भी इजाफा होगा। और जो फैक्टर्स हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वो ये हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करते हुए सीखना, इन्वेंशन और इनोवेशन। तो ये हुआ लेसन नंबर 38 यहाँ पर कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और मज़ीद कोर्सेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। और ये आप हाईलाइटेड हैंडआउट भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।